नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई। अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका करंट अफेयर में लंबे टाइम से चल रहा है, एक साथ में छोटा सब्जेक्ट को भी शुरू कर रहे हैं। कम टाइम में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो और वही अपना लक्ष्य होना चाहिए। अब 20 में मेंस के बाद ये स्पेस इसलिए दिया था, इसलिए रुके गए थे, पेपर आए हुए थे। उसको समझना था कि किस आधार पे पेपर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या एनालिटिकल वास्तव में है कि नहीं, हवाबाजी है, क्या है, सच्चाई की है। और जो मैंने अप्रैल में जो इनिशिएटिव लिया गया था, मैंने आपको ये बताया था दावा करके कि भाई इस बार पेपर से बाहर पढ़न, मैं जो करंट अफेयर के साथ आपको इस बेसिक पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। वो आपने पूरा देख लिया होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि एग्ज़ाम के बाद सारे टेलीग्राम पे एडिटोरियल डिस्कशन वाली बातें शुरू करेंगे, लेकिन वो तोड़ अभी तक नहीं निकाल पाएगा। इस एडिटोरियल डिस्कशन में कोई नहीं निकाल पाएगा। कारण ये है कि उस पर रिसर्च लगता है, टाइम लगता है, कंज्यूम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है। वो हर एक के पास होता नहीं है। लेकिन अपना काम है लक्ष्य और मेंस को अच्छे से कवर करना, और पीटी में जो फैक्ट आ रहे हैं उसको भी साथ में रिवाइज करना। 20 से 25 मिनट में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने पहले भी देखा है, अप्रैल के बाद अगर सुनते तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिले। समाजशास्त्र में 18 नंबर की मार्क्स की, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट कवर कर पाए थे। इकोनॉमिक्स आपने देख लिया, 20 से 25-30 नंबर तक करंट अफेयर की है, 20 नंबर तक हिस्ट्री के प्रश्न आए। तो आप समझो, ये अगर अप्रैल के बाद शुरू किया है, और टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे यूनिक कंटेंट डालता रहता हूँ, वो डालना भी चाहिए, जरूरी भी होता है। तो आप समझो, अगर कम टाइम में आपका इतना बेनिफिट मिल रहा है तो उसी चीज़ के प्रति आपको जुड़ाव होना चाहिए, आपको लगाव होना चाहिए। पूरा रिसर्च करके ये तय किया है कि वापस शुरू करना चाहिए। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को आपको फिर से मिलेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसको आप मिस ना करें, इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा सुनिए। देखो, सुधार तभी होता है जब अपन सपोर्ट करते हैं। आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सामने वाले के पास टाइम बिल्कुल इतना नहीं है कि इतना टाइम लगा के रिसर्च करके मेटेरियल वो खुद पे रिसर्च कर देगा। आप लोगों ने बोला है कि नहीं सर, इस तरह मेटेरियल को तैयार करना हमारे लिए सही रहता है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई भी काम आसान नहीं है। लाखों रुपये फीस लेने वाला कोचिंग बैठे, आप बिल्कुल जाइए और पेपर देने के बाद फिर इस चैनल पे वापस आओगे। तो मेरा इतना सा कहना है कि आप इस तरह कंटेंट को सुनिए और इसको देखिए। आज हम दोस्तों, एक टॉपिक है जिसको 50 वर्ष पूरे हो गए, जो 50 वर्ष पूरे हो गए, जो 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, जो उसकी संदर्भ में लंबे टाइम से आर्टिकल चल रहा है, आज भी आर्टिकल। लेकिन मैंने आज शुरुआत पहले इसी आर्टिकल से शुरू की, और साथ में एक छोटा सब्जेक्ट है उसको भी अपन देखेंगे लास्ट में। जो एक छोटा सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहा हूँ पैरेलल, जो मैनेजमेंट में रूप में पहला उठा है, जिसकी टर्मिनोलॉजी और शब्दावली के बारे में सुना जाएगा। आपातकालीन संविधान के भयावह प्रभाव 1975 के बाद में, जो भी ये 25 जून को 1975 के बाद में जब इमरजेंसी लगाई गई, तो ये अपना पेपर में थर्ड पेपर के अंदर आता है, 42 संविधान संशोधन आपातकालीन स्थिति के टाइम में। और छोटा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, उस समय ये लास्ट में अपन पढ़ेंगे। और एक प्रश्न दिया मेंस का और पीटी का, वो भी आपको देखना है। अब आगे चलते हैं कि आपातकालीन संविधान भयावह क्या है। देखो, आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी मतलब एक तत्काल निर्णय लेना, किसी को बिना बताए निर्णय लेना। जैसे मान लो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1975 के बीच में, और जब उनका कार्यकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, आर्टिकल 352 के तहत ये बताएगा। अब वो 21 महीने होने के बाद, जब 21 मार्च 1970 को हटाई गई वापस, तो 21 महीना लगभग ये रही इमरजेंसी कार्यकाल। इस समय क्या हुआ, क्या कारण जीते, कितने लोगों पर सेंसरशिप लगी, मीडिया पे सेंसर लगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आया होगा आपके दिमाग में, क्यों लगाई गई भाई। तत्काल निर्णय ऐसा क्या ले गए रातों रात। देखो, सबसे पहले ये लगाने का मकसद एक ही था, क्या था कि सरकार के खिलाफ है ना, विपक्ष एकजुट बहुत हो गए थे, और जनता को लुभाने में विपक्ष कामयाब हो गए थे, और उसी को एक दबाने के लिए ये कार्य किया गया। जैसे पहला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, तो ये मुख्य रूप से दबाव था। दूसरा पॉइंट था कि जेपी आंदोलन, जब जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन चलाया गया था, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, है ना, इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसको विपक्ष द्वारा एकजुट करने में, जनता को साधने में कामयाब हो गए थे। दूसरा दबाव यह था कि इमरजेंसी लगाना
सुनिश्चित समझा उन्होंने। तीसरा कारण की बात की जाए तो विपक्ष की एकजुटता, वो तो मैंने बताई दी। चौथा पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक का हवाला दिया कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। जब ये 42वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक यानी इंटरनल इमरजेंसी, क्या है इंटरनल इमरजेंसी के द्वारा, जब ये बाद में फिर जनता पार्टी आई 1977 के बाद में, तो 1978 में 42वें संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति की जगह शब्द हटाकर सशस्त्र शब्द किया। अभी जब भी इमरजेंसी लगाएगी तो सशस्त्र शब्द के आधार पे लगाई जाएगी। तो आपको ये दो शब्द याद रखना है, आंतरिक शब्द को हटा के अब सशस्त्र शब्द 44 संविधान के संशोधन लाया गया। पांचवा पॉइंट की प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रण रखना था कि प्रेस के मीडिया के द्वारा इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचक बन रहे थे। इसी के संदर्भ में ब्यूरोक्रेट ने हवाला लेते हुए कार्यपालिका का आधार दबा के और ये निर्णय लिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया। कब किया था ये आपको फैक्ट याद रखना, 25 जून 1975 के द्वारा। हटाई कब गई, 21 मार्च, कब हटाई गई, 21 मार्च 1977 को हटाई गई। तो आपको ये याद रखना, उस समय आंतरिक अशांति का हवाला दिया था, मेन पॉइंट आपको याद रखना। जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी की सलाह, अगर पीटी के हिसाब से आपको ये फैक्ट याद रखना। अब आगे चलते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना, क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव यही पड़ा जो शुरू से बता रहा, मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ, जैसे आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, है ना, आर्टिकल 21 जीवन जीने का जो अधिकार है उसको हनन कर दिया, है ना। जैसे अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी को भी जेल में डाल दिया, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 22 का भी उल्लंघन हुआ, है ना। तो ये क्या उल्लंघन हो गया, मतलब आपको मौलिक संविधान में अधिकार देगा, उनकी अवहेलना की गई, उनको आपने देखा भी नहीं कि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायपालिका को आपने इग्नोर किया, है ना। तो इस आधार पे क्या था कि प्रभाव पड़ा, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया। अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को छीन लिया आपने, क्योंकि आपने संविधान में भीमराव अम्बेडकर के टाइम में दे रखा था, लेकिन आपने उसको देखा भी नहीं और आपने उसको पूरा तरह से इग्नोर कर दिया। प्रेस सेंसरशिप, समाचार पत्रों पर नियंत्रण, विपक्ष की आवाज़ को दबाया, ये सारा क्या है प्रभाव है। ये आपको एग्जाम के बेंच में आपको अगर मान लो पूछ ले कि 50 वर्ष पूरे हुए, उसका आपातकालीन स्थिति का विश्लेषण कीजिए, तो आपको ये प्रभाव लिखने हैं मोटे मोटे। आगे चलते हैं, विरोधियों की गिरफ्तारी की बात की जाए, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, कौन कौन से हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, है, लाल कृष्ण आडवाणी, हैं, जैसे लोगों को गिरफ्तार करके ये बताया गया कि आर्टिकल 21 का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ, 19 का भी उल्लंघन हुआ, 22 का भी, बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर दिए। अब मान लो संविधान के 42वें संविधान संशोधन करके कई संसद के सर्वोच्च बना दिए। शनिवार को, जब ये माना जाता है शनिवार के दिन इस छुट्टी होती है, उसी दिन इमरजेंसी में बुला के, हैं, मीडिया को सेंसरशिप लगा दिया, मीडिया, ताकि मीडिया भी और कार्यपालिका भी छुट्टी रहती है, तो मोस्टली उसी दिन को इमरजेंसी में संसद खुलवा दी और बिल 2 दिन में इमरजेंसी बिल ला के पारित करवा दिया और न्यूनतम डिस्कशन किए बिना, है ना। तो न्यायपालिका शक्तियाँ का कमजोर किया गया। अब आगे चलते हैं, न्यायपालिका शक्तियाँ, मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 19 को बाहर रखा गया है भाई, कि इसमें सुनवाई नहीं कर सकता मौलिक अधिकार इमरजेंसी के टाइम में। अब देखो ये हवाला देते तो हर कोई इग्नोर होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग की जाए, चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर दबाव अधिक, डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूशन है जैसे इलेक्शन कमीशन है, नौकरशाही, न्यायपालिका पर दबाव अधिक से अधिक बनाया। तो आपको ये याद रखना। जनता की प्रतिक्रिया की बात करें, 1977 की बात की, चुनावों में जनता को सत्ताधारी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। तो आपको ये 4 से 5 पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद रखना। आगे चलते हैं, अगर मान लो बात लीजिए कि ये आपको राष्ट्रपति आपातकाल लगाई, तो अपन ने संविधान के अंदर आपातकाल 3 प्रकार की होती है। पहला आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। अब उनके बारे में पढ़े ताकि अपना विश्लेषण में कोई प्रश्न आए तो अपन बेसिक से लिख सकते हैं, क्यों टॉपिक आपके आपातकाल के संदर्भ में तो इस तरह पढ़ना होता है। अनुच्छेद 352 की बात ये कहता है कि मान लो कोई भारत की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह को खतरा हो, उस समय ये इमरजेंसी 352 के तहत राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति अपने हवाबाजी में मन मर्जी से नहीं लगाता है, कैबिनेट मिनिस्टर सिफारिश करने के बाद ये लगाई जाती है। तो इसमें मुख्य विशेषता आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति घोषणा पर लागू होता है, संसद की स्वीकृति आवश्यक है, संसद मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री सिफारिश पर,
ये राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से नहीं लगा सकता। अब केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रण को बढ़ाने का अधिकार है। मतलब केंद्र सरकार को राज्यों के नियंत्रण, मतलब राज्यपाल, मान लो राष्ट्रपति आज राजस्थान में लग गया, यहाँ अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल कौन, केंद्र सरकार की नियुक्ति पे होता ना है। तो क्या करो, राष्ट्रपति ने लगाया तो क्या हो गया, फिर वो इसके अंदर अंदर काम करेगा ना, तो सारी शक्तियाँ किसी केंद्र सरकार के पास आ गई ना। तो उसी के सिलसिले में बोल दिया कि संसद की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण बढ़ाने का अधिकार है। अगर कोई राज्य इंटरफेयर करना है तो केंद्र सरकार इसी रास्ते से करती है। अब जैसे मणिपुर पे बार बार सवाल उठ रहे थे कि इमरजेंसी लगाई जाए, लगाई नहीं, क्यों लगाई, क्योंकि उस स्टेट पावर की सेंटर पावर में बदला जाए। मूल अधिकारों के प्रतिबंध की संभव की बात की जाए तो अनुच्छेद 21, मैंने आपको पहले बताया कि 1919 से वो पूरी तरह से इस तरफ प्रतिबंध किया। अभी तक इतिहास में 3 बार लगी, 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 पाक युद्ध के समय, और 1975 सदन लोक आंतरिक अशांति सबसे बड़ा विवाद इस पर रहा जो 21 महीने तक लगी। इसमें बहुत सारे नेताओं को, विपक्ष को गिरफ्तार कर दिया, न्यायपालिका को इग्नोर कर दिया, सुनवाई के टाइम में शामिल नहीं किया गया, उनको हटा दिया है, सेंसरशिप लगाए, मीडिया पे नियंत्रण है, और आर्टिकल 19 को भी, 21 को, 22 को पूरी तरह से इग्नोर किया, मतलब उनको देखा भी नहीं है ना। संविधान की हत्या हुई, पूरी तरह से बोलते हैं कि संविधान की हत्या हुई। तो ये 50 वर्ष के कार्यकाल की बातें हो रही है, 50 वर्ष के बाद। अब ये प्रश्न है, वापस बाद में देखेंगे, उससे पहले देखो 356 की बात की जाए। क्या है 356, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मान लीजिए कोई, मान लो राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार कोई योजना लाई है या कोई आदेश दिया है कि आपको इस नियमों को पालन करने, कानून व्यवस्था की बात की जाए। अब यहाँ पे दिनों दिन बलात्कार है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी या हत्या, हिंसा, आंदोलन, इस तरह स्थिति हो रही है, तो महीने भर से चल रही है। तो क्या होगा, तो केंद्र सरकार अपने आदेश जारी करेंगे, भाई राज्यपाल को कहेंगे भाई आप राष्ट्रपति लगाए, शासन लगाए, हैं, राष्ट्रपति के थ्रू कहेंगे कि आप यार राष्ट्रपति शासन लगाए। तो ये क्या है, संवैधानिक तंत्र, मतलब आप संविधान के अंतर्गत कानून में काम नहीं करते, इसीलिए आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तो राष्ट्रपति शासन, और विशेषता राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। राज्य विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है। केंद्र सरकार राज्य का शासन संभाल लेती है, जैसे सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल में इनमें लगी हुई है। अब तीसरी आपातकालीन जो इमरजेंसी व्यवस्था है वो है वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था मतलब 360, अभी तक ये लागू नहीं की गई एक बार भी, लेकिन इसको पढ़ते हैं अपना संविधान के आर्टिकल में है, तो ताकि क्वेश्चन आए तो अपना सॉल्व करने में आसानी हो। अनुच्छेद 360 ये कहता है 60, जब देश की वित्तीय स्थिति खतरा हो। मुख्य विशेषता है वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। मान लो कोई इमरजेंसी पैसा नहीं है, अब कोई तेल खरीदना है और डॉलर है ही नहीं, तो हालत ख़राब हो गए ना, वाहन ठप हो गए हैं, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वित्तीय स्थिति खराब हो गई ना। तो उस समय क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल लगा के वेतन भत्तों की कटौती कर सकते हैं। न्यायपालिका को हो चाहे भली कार्यपालिका हो, भाई आपको 10,000 मिल रहा था, कटौती कर दी, 5,000 लगाए, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल स्थिति बोलते हैं। राज्य का आर्थिक अधिकार सीमित हो सकता है, अब तक कि सब कभी लागू हुआ नहीं है, ये बात मैंने बताई कि कभी अभी तक लागू हुआ नहीं। अगर आपको इस तरह प्रश्न आए तो एग्जाम में आपको इस तरह लिखनी है। अब कुछ चीज़ें अपन समझते हैं कि जो कुछ समझना है कि आर्टिकल जो 42 संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो इसी कार्यकाल के अंदर लाए थे। उसमें क्या क्या हुआ था अपन उसको पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में लाया था। इसमें सबसे ज़्यादा क्या बात है कि 20 से अधिक, क्या था, क्या बात है, 20 से अधिक संशोधन हुआ। कितना, 20 से अधिक संशोधन हुआ ना, तो उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 20 से अधिक धारा है, जैसे इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। जैसे प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े, कौन कौन से, 3 शब्द जोड़े, पंथ निरपेक्ष है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, समाजवादी और राष्ट्रीय एकता जो अखंडता की बात करते हैं। तीनों शब्द बार बार एग्जाम में आता है और मेंस में प्रश्न बन सकता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी बात की जाए कि क्या हुआ इसके अंदर, तो मौलिक कर्तव्य, मतलब 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े थे, है ना। संविधान की प्राथमिकता की बात की जाए तो DPS तत्व कुछ मामलों में मूल अधिकारों को उस माना गया।
मतलब कहते हैं कि डीपीएस की बात की जाए तो कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों से दोनों की तुलना हुई, डीपीएस और मौलिक अधिकार। तो ये माना गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएस की तुलना होने के बाद दोनों के बीच में मूल अधिकारों को उच्च अधिकार माना गया, डीपीएस को कम माना गया। अब मान लो चौथा पॉइंट की बात की जाए कि भी क्या इसमें बदलाव आया, तो संघ और राज्यों के बीच में शक्ति संतुलन, जैसे केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, राज्यों को स्वायत्तता कम कर दी। किसके अंदर? 42वें संविधान संशोधन, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया गया है ना, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संरक्षण, किसी भी संशोधन को न्यायपालिका चुनौती नहीं दी जा सकी, ऐसा प्रावधान किया गया। तो आपको ये याद रखना, प्रस्तावना 3 शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य जोड़े, संविधान की प्राथमिकता की बात की, जिसके अंदर डीपीएस नीति निर्देशकता और मौलिक अधिकार के बीच में तुलना करके मौलिक अधिकार को सर्वोच्च माना गया। संघ और राज्य के बीच में शक्ति संतुलन, केंद्र को अधिक शक्तियां दी जो राज्य की स्वायत्तता कम कर दी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप और संविधान संशोधन प्रक्रिया को संरक्षण माना गया। तो कितने? 1 2 3 5 6 पॉइंट ये आपको लिखना, जिसकी वजह से आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसकी आलोचना की बात की जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आलोचना आपको पता ही हो कि अलोकतांत्रिक जो कहा जाता है, कारण कि लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन बोला, न्यायपालिका स्वतंत्रता को इनकार किया या हस्तक्षेप सीमित किया, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संशोधन किया और केंद्रवाद को बढ़ावा मिला। अब ये 2 शब्द आते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, पंथ निरपेक्ष और जो समाजवाद। अपन इसको समझते हैं कि है क्या ये, है ना, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए ध्यान से सुनना। अब देखते हैं, मान लो समाजवादी जो क्या बोलते हैं, समाजवादी शब्द जो आया है वो ये कहता है कि राज्य सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में कार्य करेगा ताकि कोई वर्ग व्यक्ति या अत्यधिक वंचित न रहो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य अगर कोई कार्य करेगा, सभी को समान रूप से अधिकार देगा, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, किसी भी योजना से वंचित नहीं किया जाएगा, और ये होता है समाजवाद। जैसे मनरेगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, मनरेगा किसका मान लें, मनरेगा, है ना। अब ये कह रहा है कि भाई ये मनरेगा है, सभी व्यक्ति किसी भी हो समूह का हो, किसी भी व्यक्ति वंचित को 100 दिन तक इसको रोजगार दिया जाएगा, है ना, जिसकी समाजवादी सिद्धांत व्यवहारिक उदाहरण जैसे समाज सम्मान, व्यवहार, अवसर, सामाजिक सुरक्षा के रूप में माना गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लो पीडीएस। क्या है पीडीएस? अब ये क्या कहता है? पीडीएस कहता है गरीब वर्गों को सस्ती दर पर अनाज प्रदान करने की व्यवस्था। ये आर्थिक समानता की और कदम की बात करता है, इसको बोलते हैं पीडीएस, है ना। अब तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी 2009। जैसे कौन सा? आरटीई 2009 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात की। समाजवादी उद्देश्य तभी समान शिक्षा की बात करता है। तो आप समझ में आए, पीडीएस, मनरेगा और आरटीई 2009, ये तीनों एग्जाम्पल लिख के आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर कि ये कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में कार्य करेगा राज्य, ताकि कोई वर्ग व्यक्ति अत्यधिक वंचित नहीं रह सकेगा। और परिभाषा अगर अच्छे से समझना, देखो वो ये कहता है सामाजिक आर्थिक समानता की व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर, संसाधनों तक पहुँच की आर्थिक न्याय की प्राप्त करता है, जिसे अपन लोकतांत्रिक समाजवादी के नाम से जाना जाता है। जैसे भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जो मनरेगा, पीडीएस जैसे जनधन योजना जैसी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है पंथ निरपेक्ष, बार बार एग्जाम में आती है ये, वो आती है पंथ निरपेक्ष। वो क्या कहती है कि राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा, ये सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। ऐसा नहीं है कोई मान लो राज्य सरकार कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे, मुस्लिम धर्म को इग्नोर करे या सिख धर्म को इग्नोर करे, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? हमारे संविधान में सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। राज्य सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने फंडिंग नहीं दे सकता, है ना। तो ये जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री संविधान के पद पे बैठने के बाद अगर अयोध्या गए थे तो उस पर बहुत सारे मीडिया में सवाल उठे थे, आर्टिकल लिखे गए थे कि भारत का प्रधानमंत्री सभी धर्मों का है, अगर किसी एक धर्म में जा रहा है तो सभी धर्मों में जाना। फिर काफ़ी लोगों ने बोला नहीं, एक तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जिस धर्म से जन्म हुआ है उसी धर्म को मानेंगे, क्यों उसको फोर्स किया जाए।
लेकिन सवाल यही है कि आप संविधान पद में बैठने के बाद समान रूप से आप अवसर देंगे, समान रूप से लोगों को बातें करेंगे, समान रूप से धर्मों को बढ़ावा देंगे। तो ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, अपना काम का नहीं है। अपना काम है पंथ निरपेक्ष समाजवादी क्या कहता है। पंथ निरपेक्ष यह कहता है राज्य का कोई धर्म संबंध नहीं होगा और राज्य धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण होगा। भारत का पंथ निरपेक्ष मॉडल धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव है ना। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है न किसी धर्म का विरोध करता है। तो ये क्या है, ये पंथ निरपेक्ष है। एग्जाम्पल मान लो कि आर्टिकल 30 क्या कहता है, कि आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आपको ये पता, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों विशेष अधिकार है। जो मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि समुदाय अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने चलाने का अधिकार है। धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के उदाहरण की बात करता है ना। अब दूसरा आर्टिकल 25 की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन, प्रसार, अभ्यास कर सकता है। भारत की धर्म पंथ निरपेक्ष व्यवस्था का मूल आधार है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी सरकारी सहायता, सरकार कई धार्मिक स्थलों अनुदान, सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं। मैंने बोला ना, किसी एक धर्म को आप ग्रांट नहीं दे सकते, किसी एक धर्म को आप फंडिंग नहीं दे सकते। यहाँ तो आप दोगे, सभी को देंगे, यहाँ आप नहीं दोगे। तो आपके सामने ये मेन पॉइंट जो मैंने थे वो आपको समझाए। आगे चलते एक छोटा सब्जेक्ट अपन पैरेलल में शुरू करें। जो ये आरपीएससी जो कंटेंट होता है उसी पे मैंने ऑनलाइन अपना मेरे खुद के नोट बनाए हैं ऑनलाइन, उसी का एक स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको एक नई शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ। कि मार्केटिंग, ये आपका प्रबंधन जो फर्स्ट पेपर में आता है जीएस के 1 में। प्रबंधन मार्केटिंग क्या होता है, क्या होता है मार्केटिंग, क्या होता है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि मान लो विपणन, कोई मार्केटिंग वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से उपभोक्ता की आवश्यकता को समझकर इसके अनुरूप उत्पाद या सेवा विकसित की जाती है, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, उचित स्थान पर उपलब्ध करवाया जाता है और उपयुक्त प्रसार के माध्यम से ग्राहक के पहुंचाया जाता है। मान लीजिए कोई आपके एक दुकानदार है या आपको फैक्ट्री के मालिक है ना, ये आप मान लो कोई फैक्ट्री है। अब यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे एक चेन बनी हुई है। कैसे कि मान लो मैं दिन भर में कौन सा चीज़ पसंद है वो कैसे पता चलेगा। तो मैं मार्केट में घूमा, मार्केट के अंदर सीधी सीधी चौराहे पे घूम के ये तय किया कि चाय की थड़ी है ये लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने क्या की, मैंने चाय की थड़ी खोली। फिर मैंने देखा कि चाय की थड़ी में बैठने वाले लोगों को पसंद क्या है, कड़क चाय। तो मैंने कड़क चाय बनाई। फिर ये मैंने सोचा कि नहीं, चाय की खड़ी पे बैठने वाले लोगों को न्यूनतम दर पे चाय की थड़ी पे कड़क चाय पसंद है। तो मार्केट में 10 रुपये दे रहे, तो मैंने अपना मार्केट कवर करने के लिए 8 रुपये लगाए। फिर मैंने उसी जगह स्थान सेलेक्ट की, उसी स्थान मतलब एक निश्चित जगह पैलेस की कि भाई मैंने रिद्धि सीधी चौराहे से 60 फीट रोड के बीच में 2 दुकानें खोली ताकि बंदे को पढ़ने के लाइब्रेरी के तुरंत बाहर मेरी दुकान दिखे। तो ये क्या किया, मैंने उसी स्थान को चयन किया, उसी स्थान पर उपलब्ध करवाया। फिर मैंने जो कहा नहीं, तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि आपके लाइब्रेरी के पढ़ने वालों के साथ सीधा मैं अपनी चाय के कप भर के आ जाऊँगा। आपका 7 बजे फिक्स टाइम है, तो मैंने आपके हर सीट पे एक एक चाय कप रखा। ये उचित उपलब्ध व्यवस्था उपलब्ध कराई, स्थान पे उपलब्ध कराई। तो ये क्या है, ये है मार्केटिंग कि ग्राहक के अनुरूप सेवा देना, उत्पाद बनाना, सेवा को स्थिति उपलब्ध करवाना, ये क्या है, मार्केटिंग है ना। अब इसकी विशेषता की बात की जाए तो आगे चलते हैं। विशेषता क्या कहती है, विशेषता कहती है ग्राहक केंद्रित, कस्टमर सेंटर, मतलब उत्पाद कंपनी के लिए नहीं, ग्राहक की जरूरत, आवश्यकता, आपको चीज़ जो पसंद है, मुझे जो अच्छा लगा। जैसे मैं एडिटोरियल डिस्कशन बना रहा हूँ कि आप दिन भर परेशान रहते हैं कि इस बार का करंट कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कैसे पसंद आए। तो मैंने आपके अनुसार काम किया ना कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पटेल भाई RS टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे आप जुड़िए, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। वो कैसे कि मैंने एक जगह कंपाइलेशन ला के मैंने दिन पर डे पे आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ाना शुरू किया। तो ये क्या है, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब मैंने आपके माइंड को पढ़ा, आपकी शैली को पढ़ा, आपकी सुविधा को देखा कि आपको किस चीज़ की सुविधा चाहिए, वो मैंने आपको दी। अब मैगी ने हेल्दी को नूडल्स के बाजार में उतारा तो क्या हुआ, ऑफिस जाने वाले सुबह देख लो आप, सुबह फटाफट 5 मिनट मैगी बना खा के चले जाते हैं।
लाइब्रेरी में पढ़ने वाला टाइम नहीं होता, खाना नहीं बनाता, मैगी बना के चला जाता। ये क्या है? ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है। दूसरा, दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया, फोर्स ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशन, मतलब बार बार बिक्री को अधिक महत्वपूर्ण भरोसेमंद। जैसे टाटा पे भरोसा क्यों करते हैं, बाकी कंपनी पर भरोसा नहीं करते? क्योंकि टाटा ने वैल्यू रखी है, ह्यूमन वैल्यू के बीच में अपनी इमेज बनाई है कि एक बार डिश खरीदा, सालों साल उसका कुछ नहीं हुआ। एक बार गाड़ी खरीदी, नॉर्मली उसका एक्सीडेंट होने से उसका कोई खतरा नहीं है। तो मैंने आपका लंबे टाइम भरोसा जीता, तो आज देख लो टाटा की वैल्यू है मार्केट में, बाकी चीज़ों पे तो वैल्यू नहीं है ना। तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता संतुष्टि का प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, शिकायत समाधान, संतुष्टि। मैंने क्या बोला कि आपको कोई शिकायत आई, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए सुविधा दी कि आप यहाँ पे एक ईमेल कीजिए, आपकी सेवा को सुविधा दी जाएगी, है ना, कि फलाना ठिकाना का आदमी था, इसने ये काम किया और इसके अनुकूल काम नहीं है, तो मैंने क्या किया, आपकी सुनवाई की। चौथा पॉइंट, सेवा के बाद सहायता, उत्पाद बेचने के बाद भी ग्राहक की समस्या। मान लो एसी है, आपने मेरे यहाँ से एसी लेके गए, अब सेवा तो दे दी, लेकिन मैंने उसके बाद उत्पाद बेचने के बाद भी मैंने आपको फ्री में सेवा दी, एसी सर्विस साल की एक बार। ये क्या है? उत्पाद के बाद सहायता। लास्ट पॉइंट है मार्केट रिसर्च डाटा विश्लेषण के आधारित निर्णय, कि पसंद नापसंद ग्राहक, चाहे पसंद कड़क है या नहीं, कम पैसों वाली चाहिए, अच्छा वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, 500 मीटर दूरी पर चाहिए कि नहीं चाहिए। ये क्या है? ये मार्केट रिसर्च डाटा विश्लेषण के आधारित मैंने बात की। जैसे नेटफ्लिक्स आप देख लो, आप क्या कौन सा कंटेंट देखते, कौन सा ना देखते, तो आपके पास वही मैसेज आता है ना। तो ये क्या है? नेटफ्लिक्स यूजर डाटा देखकर नए वेब को बनाता है। तो मैंने आपको आज पहला 1 जुलाई से अपना एडिटोरियल डिस्कशन इस आधार पर किया जा रहा है ताकि एग्जाम में प्रश्न आए उसको आप आराम से कर सकते हैं। और छोटे सब्जेक्ट मैंने आपको ये समझाया कि मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग की विशेषता क्या होती है, ताकि आप स्क्रीनशॉट रोक के आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और आप लाइक और कमेंट करके आज बताना कि इस तरह सीरीज करने से आपको लगता है कि फ़ायदा होगा और क्यों होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार जो पैटर्न आया है वो पूरा इस चैनल से बाहर नहीं गया। आप देखिए, एक आराम से देखिए, टेलीग्राम खोल के आराम से देखिए, है ना। और इस एडिटोरियल डिस्कशन को आप देखिए। मैंने आपको प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय असाधारण शक्तियाँ अनुच्छेद 356, 352, 360 के बीच में विश्लेषण कीजिए। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखना है कि प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का उल्लेख करती है। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना भावना को दर्शाता है। केशवानंद भारती के मामले में इस संविधान का भाग माना गया है। तो आपका उत्तर बी होगा, क्योंकि इसमें संविधान का हिस्सा नहीं माना। ये गलत है, क्योंकि है केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना का संविधान का हिस्सा माना। इसी तरह डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।